अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास कल 12 बजे तक फिर मुलतवी हो गया है। आज तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इजलास की कार्रवाई हुई। शहबाज शरीफ साहब ने इजहार ख्याल किया। सिक्योरिटी सार्जेंट्स जो हैं ईवान के, वो उनके साथ थे, उनके साय में वो स्पीच कर रहे थे। इसी असना में अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनकी जानिब से एक बोतल जो है वो फेंकी गई। जो चीमा साहब हैं, अकरम चीमा साहब MNA हैं PTI के, उनको लगी, फिर उन्होंने वापस फेंकी और फिर से वो रिवायती सिलसिला शुरू हुआ और इजलास को मुलतवी होना पड़ा। निज़ामी साहब, कल का दिन देखा हमने, परसों का दिन देखा, आज का दिन देख रहे हैं। यके बाद दीगरे तवक्को ये की जा रही थी कि कल जिस तरह हमारे सर यहाँ बैठे शर्म से झुक रहे थे, उसके बाद आज कुछ बेहतरी होगी, लेकिन आज भी वही सिलसिला रहा, वही पुराना तरीका रहा। ये क्या है? ये दानिस्ता है या इत्तफाकन हो रहा है निज़ामी साहब? ये कोई इत्तफाकन नहीं है। बहुत ये लोग नाकाबिल इस्लाह हैं, और इस्लाह कैसे हो जब इनकी क़यादत जो है वो इसकी पसे पुश्त हौसला अफजाई करती है। बल्कि कुल्ला ये वज़ीर-ए-आज़म का जो नैरेटिव है, इसी से कॉन्फ्रंटेशन की वो आती है और वायरस की वो भी आती है। और आज इमरान खान साहब से मुलाकात की इशरत कैसर साहब ने, और उनको बताया कि वो 7 अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। अब 7 अरकान में से अक्सरियत जो है वो अपोजिशन के 4 लोग हैं, और 3 लोग शायद हुकूमती पार्टी से हैं, जिनमें अली नवाज ईवान भी शामिल है। और तहम जो वज़ीर थे ईवान में, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला हंगामा आराई की, उनमें से किसी एक को भी सोया अली नवाज ईवान जो है वो तो स्पेशल असिस्टेंट है अखबार, लेकिन को वज़ीर जो है मुकम्मल टाइप का, वो हालांकि ये बड़े अंगेज करने में आगे थे, लेकिन उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बेईमानी सी लगी मुझे बहुत। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइए कि आप यू वर एट द रिसीविंग एंड, आप तो महफूज रहे ना? जी नहीं, मैं महफूज नहीं था, लेकिन हुकूमती अरकान की तरह मैं कोई बड़ी पट्टियाँ बांध के नहीं आया। मैं चूँकि शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा था उस वक्त, तो मेरी गर्दन पे ये बाईं तरफ आके एक किताब लगी है और अभी तक मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जी हम कहें अच्छा जी हम बड़े बड़े कॉलर पहन कर आ जाएँ कहें। लेकिन जो फैक्ट है निज़ामी साहब वो ये है कि हुकूमत अपोजिशन पर हमला आवर है, और अपोजिशन जब एहतजाज करती है, इमरान खान साहब भी 126 दिन बैठे रहे बाहर, तो अपोजिशन का एहतजाज एक सियासी इजहार राय है। जब हुकूमत हमला आवर होती है तो उसको फाशिज़म कहते हैं, कि जब सरकार के वज़ीर जो हैं, और एक नहीं को आधा दर्जन वज़रा जो हैं, जिनमें से एक तो बेंच के ऊपर चढ़ के मेज़ पर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को टारगेट करते हुए अब वो तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं, तो जब इस तरह होगा, और एक दफ़ा नहीं होगा, बार बार होगा, गाली गलोच होगी। आज भी एक वज़ीर साहिबा ने बड़ी कभी किस्म की गाली ऐवान में दी है, तो ये इशू बनेंगे। तो ये मेरी जो असल में आपसे इस्तदा है कि जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में मगरबी मीडिया ये करता है कि जी तसादुम हुआ, तसादुम नहीं था। तसादुम का मतलब ये कि दो साइड्स एक दूसरे के सामने खड़ी थी। यहाँ हमला हुआ है अपोजिशन के ऊपर और हुकूमत ने किया है, जिसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकलेगा। स्पीकर साहब से हमारा एक अलहदा रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने ऐवान को जिस तरह चलाना था वो पहले भी नहीं चलाए, और बजट सेशन का असल में जो मिजाज था वो एक दिन पहले जब हुकूमत ने ज़बरदस्ती कोई 21 बिल जो हैं वो बुलडोज़ किए, कवानीन को सस्पेंड करके, रूल्स को सस्पेंड करके, बाद ऐसे कवानीन थे जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजे गए, डायरेक्टली पास कर दिए गए, या जो स्टैंडिंग कमेटी से आए थे और मेरा हक था बतौर रुकन कि मैं कम से कम 48 घंटे जो है मुझे मौका मिले कि मैं उनमें अमेंडमेंट्स फाइल करूं, तो वो हक मुझसे छीन कर उन्होंने उसको बुलडोज़ कर दिया।
तो वो उस दिन से ही इस हुकूमत का मूड जो है वो यही है कि ऑपोजिशन को बुलडोज किया जाए। अब उस बुलडोजिंग में ये किताब जो, जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे है मेरे हाथ में, जो आम तौर पे पढ़ने के लिए होता है, हुकूमत ने इसको हथियार बना के हम पर हमला किया है। और ये सिचुएशन असल में तो शायद हुकूमत अपने मकासद हासिल करने में कामयाब है कि इस पर डिबेट नहीं हो रही कि इन्होंने 600 अरब के नए सेल्स टैक्स लगा दिया है, दूध महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, या ऑलरेडी जो उन्होंने पेट्रोल महंगा किया है जिससे इनके अपने अहदाफ पूरे नहीं होते। ठीक है खुरम साहब, जरा बजट के सब्सटेंस पे बात करेंगे। एक ब्रेक, 57 अरब इकट्ठा होगा, एक ब्रेक के इनको बाद 30 रुपए बढ़ाएंगे तो 610 अरब इकट्ठे खुरम साहब होंगे। बजट के इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम तो सिर्फ पार्लियामेंट को देखते हैं, हुकूमत और अपोजिशन जो है वो तो ठीक है, आपके मामलात हैं, लेकिन पार्लियामेंट इज द क्वेश्चन मार्क पिछले 2-3 दिन से। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले खुरम साहब बात कर रहे थे कि जो हमला हुआ है हुकूमत की जानिब से हम पे, लेकिन ये अपोजिशन जो है ये भी तो बराबर की वार कर रही थी ना। ये इनके पास तो ज़्यादा सीनियर लोग हैं, और फिर ये डेमोक्रेसी की बात होती है, पार्लियामेंट बेसिक कंपोनेंट जो है डेमोक्रेसी का, सवाल तो उस पर उठ रहा है ना। यहाँ तो हम हुकूमत अपोजिशन को तो अलग-अलग देख नहीं रहे। निज़ामी साहब जी हाँ, ये आपकी इंटरप्रिटेशन जो है रियलिस्टिक है, लेकिन हकीकत के फिर भी ये करीब नहीं जाती कि ये हुकूमत का काम है बजट पास कराना। और दस्तगीर साहब बता रहे थे मुझे भी कि ये उनके दौर में तो वज़रा को बजट के इजलास में तकरीर की इजाज़त नहीं होती थी सवाल सवालों को जवाब देने के। तो यहाँ वज़रा जो है आतिश टोके जब गालियाँ दे रहे हैं और ये किताबें फेंक रहे हैं, इससे यकीनन यही पता लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी अशीर बात पे हो रहा है और वो खुश हैं। और वो गालिबन ये भी कह चुके हुए हैं असेंबली के अंदर के टफ टाइम देंगे अपोजिशन को। हमने सुना था कि अपोजिशन हुकूमतों को टफ टाइम देती है, यहाँ उल्टा हिसाब है। जी दस्तगीर साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, असेंबली से ज़्यादा तो वज़ीर आज़म जो अपने तर्जमानों की हर रोज़ जो मीटिंग फरमाते हैं उसमें हर हफ्ते ही ये मैसेज जाता है कि हुकूमत अपोजिशन को टफ़ टाइम देगी। तो टफ़ टाइम तो अगर तो गुफ्तगू में हो, दलाइल में हो, बड़ी अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो टफ़ टाइम जो है वो रफ़ टाइम में बदल जाए, वो गाली गलोच में बदल जाए, वो देखिए ना, बड़ी कभी बात है कि हुकूमती अरकान की तरफ से मरीम नवाज़ का नाम लेके नारे लगाए गए। और ये नहीं कि एक दफ़ा, आधा पौना घंटा उन्होंने वहाँ खड़े होकर नाराज़नी की कल जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे। तो जब इस तरह की सोच हुकूमत के अंदर होगी तो फिर इससे माहौल ख़राब होगा। अब भाई साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, हम खामोशी से किताबें खा लेते और जो 3 साल से हम इनकी फिस्तायत का और बुलडोजिंग का और जेलों का और नारवा सलूक का हम सामना कर रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, हम खामोशी से भुगतते रहते। लेकिन जो रिफ्लेक्शन असल में इस हुकूमत ने जो फाशिस्ट रवैया पहले दिन से इख्तियार किया हुआ है, उसमें मैं अगर आपको याद करा दूं और आपके नाजरीन को कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो पार्लियामान पर कहते मैं 1000 दफ़ा लानत भेजता हूँ। तो पहले तो वो अल्फाज के ज़रिए लानत भेजते थे, लेकिन इस बजट सेशन में उनकी जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने ना सिर्फ ज़बान से बल्कि अमल से पार्लियामान पर लानत भेजी है। हमने ज़रूर उसका जवाब दिया है और जवाब हम मज़ामत करेंगे अगर जब हुकूमत हम पर हमलावर होगी। ये कह देना कि जी हम अपनी नज़रों के सामने एक वज़ीर साहब जो मेज़ पर चढ़ गए थे और शहबाज शरीफ को डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे, हम उनको मारने देते कि जी शहबाज शरीफ, ये बात मुझे भी तो जो किताब लगी आकर मेरी गर्दन पर, अच्छा वजीर साहब तभी लगी जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं वहां खड़ा था। वजीर साहब को बेदखल नहीं किया गया, इस पे भी बड़ी हैरानी है। असल तो बात यह है कि हुकूमत का नहीं, मेरी भाई साहब एक जरूर इस्तदा है। इस्तदा ये है कि देखिए, हुकूमत का भी तो फर्ज है कि वो जो इख्तलाफी आवाज है उसको तहम्मुल से सुने,
और हुकूमत का फ़र्ज ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। उसके पास रियासती वसाइल हैं, उसके पास जो फोर्स ऑफ कोअर्जन जिसको कहते हैं वो है उनके हाथ में। तो उनको वो बजाय ये कि वो ये सुनते, पहला जुमला शहबाज शरीफ ने बोला कि गरीब की जेब खाली है, सारा बजट जाली है, उसके बाद शहबाज शरीफ का कोई जुमला कम से कम ऐवान में सुना नहीं गया। टीवी पर कहते हैं कि कुछ आवाज आ रही थी। तो जब हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है अपने बजट की, अच्छा, जो खुर्रम तनकीद है, वो साहब सुनने के लिए एक और तैयार मामला नहीं है। तो जब इस तरह का फौशिस्ट ठीक है। रवैया जो है वो एक वायरस की तरह फैलता है। खुर्रम साहब, स्पीकर साहब को लेके अब आप अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं। इससे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आप ही की है करारदाद। वो तो आपके पास एक टेस्ट केस के तौर पे सामने आ जाएगा। इतने नंबर्स हैं आपके पास, ओपोजिशन के पास, कि आप इस तरीके अदम एतमाद अगर लाते हैं जिस पे आपका इत्तफाक हो रहा है, आप उसको कामयाब करवा सकेंगे? जी, आज पिछले 1-2 दिन में ये जो हुकूमती हमला हुआ है अपोजिशन के ऊपर, उसका नतीजा एक ये भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी और ANP जो कुछ PDM में से दूर हुए थे, उनके साथ हम दोबारा करीब हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि तकरीबन हर रोज़ ही बिलावल साहब आके शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। कल गिलानी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, सेनेट से उठ के आए जब उनको ये खबर मिली कि अपोजिशन पर हमला हुआ है। आज भी जो हैं शहबाज शरीफ और जो मौलाना असद हैं, बिलावल साहब हैं, वो ऐवान में भी इकट्ठे थे, लॉबी में भी इकट्ठे थे, दफ्तर में भी इकट्ठे थे। तो अगर ये इत्तेहाद कायम रहता है तो अब ये आज इस बात पर डिस्कशन हो रही है कि क्या हमने जो डिप्टी स्पीकर की जो तहरीक है उसी को लेकर आगे जाना है या उसको हटाकर तो फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है ये मोशन फ़ाइल किया जाए। लेकिन जो भी मोशन हम फाइल करेंगे, अगर हम इकट्ठे चलेंगे और हुकूमती अरकान में इतनी इस वक्त बाज़ हलकों में बेचैनी ऐसी है कि अगर हम मिलकर चलें तो बहुत उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। निज़ामी साहब। हाँ, तो जी, ये दस्तगीर साहब मिल तो रहे, जैसे आपने खुद कहा कि बहावल भुट्टो साहब ने अपने वफद के साथ कॉल ऑन किया लीडर ऑफ दी अपोजिशन से और कहा कि हम हज़ार यकजहती करने हैं। उससे तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई है कि ये इकट्ठे चलेगी अपोजिशन मिलकर। लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि स्पीकर जो है, निज़ाम साहब आज एक मुश्तरका खत भी लिखा है स्पीकर के रवैये के खिलाफ जिसपे सब पार्टियों के दस्तखत हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये स्पीकर बेचारा तो कठपुतली है। स्पीकर साहब का क्या कसूर है? स्पीकर साहब को तो मुलाजमत कर रहे हो जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम कहती है वही करते हैं, वो उनकी खुशनुदी के लिए। आज भी उन्होंने हाजिरी दी, शाबाश लेने के लिए की या क्या की, ये नहीं मुझे मालूम। फिर ये बंदर बाट जो है, ये जो लगा दी है इन्होंने कुछ अरकान को, 7 अरकान को असम्बली से दाखिला बंद किया। उनमें भी यानी जो असल कल्प्रिट्स हैं वो हैं ही नहीं मौजूद, और जिनको लोगों ने देखा है खुद TV पे भी, और हत्ता के PTI की ख़वातीन भी बड़ी इनकलाबियत में आज कल और आज मुब्तला थी। जी, तो देखिए ना, ये स्पीकर का जो रवैया है, स्पीकर साहब एक आइन के सतून के सरबराह हैं, चेयरमैन सेनेट के साथ। उनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इस मामले में खुद मुख्तार हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म एग्जेक्टिव ब्रांच के सरबराह हैं या चीफ जस्टिस मुकर्रना के सरबराह हैं, तो स्पीकर जो हैं वो एक हेड हैं। तो अगर वो उनका बिहेवियर इस तरह का होगा तो असल तो ये एक आप समझेंगे स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ अगर हम करते हैं या भी जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ मोशन फील्ड में है, तो ये एक टेस्ट करना है पार्लियामान में कि हम किस तरह इस मज़ामत को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। और फिर अगर ये टेस्ट अल्लाह करे कामयाब हो तो वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में भी आगे आ सकता है, अगर हम ये देखें कि हमारे पास अब वो स्ट्रेंथ इकट्ठी हो गई है। लेकिन असल इशू निज़ामी साहब यही है कि हमें तो मज़ामत करनी है इस हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, ये जो बजट है, जो कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका बहुत तजुर्बा है कि ये बजट जो है ये इसमें ना वसीला है ना विजन है, बस एक विश लिस्ट है। और उस वक्त तक विश लिस्ट है जब तक ये IMF के प्रोग्राम में वापस नहीं जाते। जुलाई में जो IMF ने दोबारा प्रोग्राम शुरू करना था वो इस बजट की वजह से उन्होंने अपने एजेंडा में से निकाल दिया है।
इसका मतलब ये है कि IMF की तरफ से जो अगली किस्त है वो अभी इनको नहीं मिल रही, वो सितंबर में जाके दोबारा वो एजेंडा पर आएगा। तो जितनी भी इस हुकूमत का फील गुड फैक्टर है वो असल में उस कोविड में के दौरान उन्हें जो IMF से रिलीफ मिला था उसकी वजह से इन्होंने क्रिएट किया है। इस दफ़ा ये जो इमरान खान साहब कहते थे करप्शन की माँ है, MNA MPA के डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो हर MNA को 35 करोड़ वफाक दे रहा है और इसी तरह तकरीबन कोई 55 करोड़ जो है वो सूबा पंजाब दे रहा है। तो 1-1 अरब रुपया ये पकड़ा रहे हैं अपने अरकान असेंबली को। और यूं महसूस तो ये हो रहा है, मंतक ये कहती है कि ये असल में हुकूमत जो है वो कबल अज वक्त इंतखाबात कराना चाहती है 2022 में। जी, ये खुर्रम साहब ये तो सही है आपकी बात, लेकिन ये जो सारा मामला हो रहा है इसमें अपोजिशन की पॉलिसी गू की रखती है कि अब आपने कहा कि वज़ीर आज़म जो है उनको हम नो कॉन्फिडेंस भी देखेंगे हम। तो सवाल है कि आपकी पार्टी तो नो कॉन्फिडेंस किससे बैकआउट कर गई थी और इसीलिए आपकी PPP से इख्तलाफ हुआ, एक वजह ये भी थी। तो ये को पॉलिसी में इस्तेकामत भी तो होना चाहिए। ये तो असर क्यों कि शहबाज शरीफ साहब की और पॉलिसी है और बाकी लीडरशिप की और है। नहीं, देखिए वो तो एक जिस तरह कहते हैं ना जी, पाकिस्तान की सियासत में, हाकमियत में, मुईशत में जो इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा इतना ज़्यादा स्पेस वो ले चुके हैं कि बाकियों का स्पेस तो अब सांस लेने के लिए भी आपको बड़ी मुश्किल पड़ रही है। वो जो किरदार है उसके ऊपर जो डिबेट है, नवाज शरीफ तो उसको शुरू करना चाहते थे, लेकिन उस तक हम पहुंचने के लिए फ़िलहाल अभी जो हमें करना पड़ रहा है या जो मज़ामत करनी है कि कम से कम हम इस कौम को ये जो इस किस्म के जो बजट बार बार आए हैं, इस हुकूमत की जो नाअहली है कि एक हफ्ता पहले कहते हैं कि PMLN जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाकर चली गई हैं और एक हफ्ते बाद जो है पूरे मुल्क में 6-6, 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है कि जी अब तो बिजली नहीं है। इस तरह कहते हैं जी गैस के गलत मुआहदे कर गए, फिर गैस पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है, तो गर्मी हो तो बिजली नहीं है, सर्दी हो तो गैस नहीं है। इस किस्म के जो सारे इशूज़ हैं इसमें हमें डे टू डे भी तो मज़ामत करनी है। तो वो जो लार्जर एजेंडा है मियां नवाज शरीफ का वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अभी फिलहाल हमें तो अवाम की आवाज बनना है। और जो वो अवाम जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से पिस गए हैं पिछले 23 महीनों से, खुर्रम साहब यहाँ तो जरदारी साहब का एजेंडा भारी लग रहा है। उन्होंने कहा था उनके जो गले कट गए उसकी आवाज भी बनना है। इस्तीफे दे देते तो आज ये मेला और ये नवाज शरीफ साहब का एजेंडा भी आप परवान न चढ़ा रहे होते। वैसे यहाँ पे आप लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हावी है निस्बतन नवाज शरीफ साहब के। खैर बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज़रताज गुल साहिबा ज्वाइन करेंगी, उनसे स्पेसिफिकली जानेंगे जो आज इल्ज़ाम लगाया खुर्रम दस्तगीर साहब ने उन पे कि उन्होंने आज एक ऐवान के अंदर गाली दी है, ये उनसे हकीकत जानेंगे। ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा आपके वक्त का। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले खुर्रम साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे ज़रताज साहिबा पे। जी हाँ, वो इल्ज़ाम तो ये था कि ज़रताज साहिबा भी गाली गलोच में मुलव्वस थी। वैसे तो जो फॉर चेंज PTI की ख़वातीन जो MNAs हैं वो कल काफ़ी फ़ाल और एक्टिव थी और उन्होंने नारेबाजी और तंज और बुरा बुरा कहने का अपोजिशन को कसर नहीं छोड़ी कोई। लेकिन ये गाली की बात तो मुझे लगती नहीं कि ज़रताज गुल साहबा ने की होगी। पूछ लेते हैं उनसे। ज़रताज साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये बताइए कि ये निज़ामी साहब, थैंक यू जी, लेवल आ गया जी असेंबली में, क्या लेवल आ गया है? गाली गलौच में भी आ गए हैं। देखिए निज़ामी साहब, सीधी सी निज़ामी साहब सीधी सी बात है कि ये बात उस दिन से शुरू हुई है जब 23 साल की जदोजहद के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हम सब इलेक्शन लड़के इस ऐवान का हिस्सा बने। PMLN 3 सालों में ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म है और हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो काबीना का हिस्सा है और हम जो नौजवान लोग हैं वो सियासत का हिस्सा है। इनका ख्याल था कि इनकी जद्दी पुश्ती सियासत और वरासती सियासत जो है वो सिर्फ इस मुल्क के ऊपर जो है हुक्मरानी होगी, कोई और माई का लाल जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता है। अब आ जाते हैं, आपने गाली दी है ज़रताज साहिबा, आज आपने गाली दी या नहीं दी पार्लियामेंट के अंदर?
देखिए क्या कहते हैं, अब्बासी साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टाइग्रेस हूँ। चाहे मुराद सईद हो, चाहे मैं हूँ, हम में से कोई शख्स दलील के बगैर बात नहीं करता। हम में से कोई शख्स जो है वो इलेक्शन जो है वो इसकी तरह हमें प्लेट में रख के किसी ने सियासत नहीं दी। हम कोई पर्चे के जरिए या फिर प्लेट में रख के एक फोन कॉल के जरिए लीडर नहीं बने। हम जीरो से स्क्रैच करके अपना इलेक्शन लड़के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से और यूथ के हिस्सा बने। 3 सालों में आप हमारी तकरीरें देखते हैं, 3 सालों में आप हमारे, हम गाली नहीं देते, हम गाली नहीं देते। ये ज़रताज साहिबा, वी हैव क्लिप जो आज का है और उसमें आपकी जो आपसे जो बात, जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, वो साबित भी हो रहा है कि आप वहाँ पे गाली दे रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीप लगा के उसको चला सकें। नहीं सॉरी, मैं गाली नहीं देती जी, ज़रताज साहिबा की बड़ी रिस्पेक्ट है, ये डायरेक्टली मैं आदिल अपनी, मैं सॉरी अब्बास साहब, मैं अपनी बात पूरा करना चाहती, मैं अब्बास साहब पूरी बात करना चाहती हूँ। तो असल में बात यहाँ से शुरू हुई है कि चूंकि कल इनके अली गोहर बलोच ने और रहेल हयात असगर साहब ने जिस तरीके से गलत ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह की ख़वातीन को उन्होंने गलत इशारे किए, ये उनकी तरबियत का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ से भी बात न बनी तो उन्होंने बाकायदा ख़वातीन के ऊपर हमला किया, जिसमें मलिका बुखारी जो है वो ज़ख्मी हुई। कल उसको हम हॉस्पिटल लेकर गए। इसी तरीके से जो है वो कमल के ऊपर हमला किया गया। इसी तरीके से शलीला रुत साहिबा के ऊपर, नुज़रत पठान के ऊपर, कमल के ऊपर हमला किया गया। तो अब अगर पार्लियामान में अगर ये लोग अपनी खवातीन की इज्जत नहीं करते, अगर ये लोग अपनी तंजीम साजी 3-3 बजे तक रात करके और अपनी खवातीन को खुद शर्मिंदा करते हैं, तो ये समझते हैं कि दूसरी खवातीन का इस सियासत में रास्ता रोक लेंगी। ये खवातीन बहुत बहादुर हैं, लेकिन ये गाली गलौज और खवातीन के ऊपर अटैक करना, ये PhD, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये तमाम PhD जो है, ये अलकाबात जो है और गाली गलौज की सियासत PMLN को हासिल है। और आज जब ये तय हो गया कि आज हम ऐवान को सही तरीके से चलाएंगे, तो शहबाज शरीफ को अपनी सफों में पूछना चाहिए कि जब हम चुप करके बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ से सैनिटाइजर की बोतल जो है वो क्यों अकरम चीमा साहब MNA कुछ अपनी सीट पे बैठे हुए थे उनको मारी गई, जिससे वो लहू लहान हो गए। तो क्या PMLN की सफों में कुछ लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन लीडर ना बने? क्या अपोजिशन की लीडर जो है वो क्या चाहते हैं शहबाज शरीफ को कि वो तकरीर ना करे? तो ये तो उनको अपनी सफों में सोचना चाहिए। जी निजामी साहब, ये तो देखे ना, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि ये कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। असेंबली में हुल्लड़बाजी होती रहती है, इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, सारी दुनिया में कुर्सियाँ चली हैं। और एक पाकिस्तान में भी वाक़या हुआ था जिसमें एक डिप्टी स्पीकर जो है असेंबली के, वेस्ट पाकिस्तान असेंबली के, वो कुर्सी लगी थी और 2 दिन बाद वो हला कर गए। ये ईस्ट पाकिस्तान से थे, सॉरी, स्पीकर जो है, जो जिनका डिप्टी स्पीकर। तो ये इस सूरत हाल में आप तो बड़ी लाइटली ले रहे हैं कि ये होता रहता है यार। मसला ये है कि अपोजिशन को ठुकाई करके रखो ताकि ये हमारी तरफ ना आए। जैसे कहाँ के बात ही नहीं हो रही कोई सब्सटेंस पे। नहीं निजामी साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि दोनों साइड से कुछ बड़े लोग ये तय कर ले कि हमने पार्लियामेंट को ज़ाब्ते के लिहाज से चलाना है, गाली गलोच नहीं करनी है। प्रोटेस्ट हर कोई करे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आयल पे दूसरी साइड पे जाके खवातीन के ऊपर हमले ना करें, इवन मर्दों के ऊपर भी, साथियों के ऊपर भी हमले ना करें, लेकिन और बड़े उनको थपके भी ना दें। ये तो चलो अच्छी बात है कि अगर फवाद चौधरी ने कोई ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से उनका ख्याल है कि थोड़ी सी जो गर्मी सर्दी हो गई इसमें थोड़ी कमी आ जाए। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये निजामी साहब कि जो कुछ गुजर गया वो तो गुजर गया है, लेकिन आज आप खड़े हुए हैं और असद उमर साहब और असद कैसर साहब के सामने, खटक साहब, शफकत महमूद साहब और PMLN की तरफ से कुछ लोग जो वहां पे बैठे, जब उन्होंने यह ज़ाब्ता अखलाक तय कर लिया कि हम अपोजिशन लीडर की जो है वो बात सुनेंगे, तो जब अपोजिशन लीडर आराम से अपनी बात कर रहे हैं और हम चुप करके सुन रहे हैं, तो फिर अपोजिशन की तरफ से PMLN की तरफ से किसी का क्या तुक बनता है बोतल मार के सैनिटाइजर की हमारे MNA अकरम चीमा साहब को जख्मी करने का? इसका मतलब है कि ये PMLN की सफर में लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि या तो इनका अपना पर्सनल कोई रिफ्ट चल रहा है शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि अपने लीडर को जब ट्रेजरी बेंच जो है वो आराम से सुनती है तो फिर इनकी हुल्लड़बाजी का कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी बात यह कि 2012 की फुटेज निकाले, चलो तब तो हम नहीं थे ना। 2012 में कैप्टन सफदर अवान जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, वो
और शकील अवान साहब क्यों पीपल्स पार्टी को जब हफीज शेख साहब बजट पेश कर रहे थे बाकायदा हाथापाई से मार रहे थे। इसका मतलब है कि पीएमएलएन ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। उनको पता है कि उनका लीडर बगोड़ा जो है वो बाहर इश्तहारी बैठा हुआ है, उसको हक है कि वो बार बार आके सियासत करे, वजीर आजम बने, लेकिन जो 90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो रिमिटेंस भेजते हैं उसको जो है वो पीएमएलएन जो है वो वोट का हक नहीं देना चाहती। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ उनको अपनी सफों में देखना पड़ेगा। जी जरताज साहिबा, जी माजी में ओपोजिशन तो ये करती रही है, कल हुकूमत ने पहली बार ऐसा किया है कि ओपोजिशन लीडर बोल रहा है और हुकूमत हुल्लड़बाजी कर रही है और सीनियर वजीर जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट की कॉपियां डेस्क पे बजा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, ये क्या रिवायत है? देखिए, मैं अब्बासी साहब आपको सिंपल सी बात करती हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जब आप उसको पहले दिन तकरीर नहीं करने देते, जब आप फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तकरीर नहीं करने देते, जब आप बजट स्पीच नहीं करने देते, बजट स्पीच में आप बोले कोई बात नहीं है, लेकिन जो जबान ये लोग इस्तेमाल करते हैं, माओ बहनों बेटियों को गालियां देते हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ जो हम वहां पे सहते हैं। आप यकीन करें कि हमारी हिम्मत है अब्बासी साहब जो हम ये लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम तकरीर सुनते हैं, आप पनामा केस के बाद नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के दिखाएं। वजीर आजम को तकरीर करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने दी है, जब उन्होंने कहा था कि ये है वो जराए जो जराए आज तक साबित ही नहीं हुए और वो स्कॉन्डर बन के बाहर जाके बैठ गए, तब भी तकरीर सुनी गई है। वजीर आजम को ये एज हासिल होता है कि वो चुनके अलग होके आता है तो जो मर्जी हो जाए उसकी तकरीर सुनी जाती है। तो ये गैर जमहूरी रवैया तो पीएमएलएन ने डाला है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तकरीर नहीं करने देते और जिन अल्फाज से वो करते हैं, क्या उसकी वीडियो आप चलाएंगे? जी निजामी साहब, ये यकीनन आपकी बात दुरुस्त है और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर वाकई वो बोतल मारी गई है तो ये काबिल मज़म्मत है और पीएमएलएन का मरीन भी सामने आना चाहिए कि आखिर क्यों पर हुआ। एक तरफ तो रोना रो रहे हैं कि वो विक्टिम है इस चीज़ के जो कुछ कर हुआ है, और आखिर से ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। तो इधर भी कोई मामला ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हुकूमत पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है आपकी हुकूमत पे कि वो इक़्तिदार में, आप वज़ीर हैं, आपका रवैया तो ऐसा होना चाहिए कि आप उनको बोर्ड लाए अपोजिशन को। ठीक है, उन्होंने गुनाह कबीरा नहीं कर दिया कि अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान हंगामा कराई की है। ये तो अपोजिशन जो है उसका काम भी हंगामा कराई करना है, ये तो उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, ये करते ही हैं वो, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने खुद माना है। नहीं, देखिए, मैं निज़ामी साहब सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि क्या जब कोई और हुकूमत मुंतखब होकर आ जाती है और वह ऐवान का हिस्सा बन जाती है और जदोजहद करके वो 23 साल के बाद हुकूमत इख्तियार कर ही लेते हैं, बना लेते हैं, तो ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए पीएमएलएन को कि अब वो बादशाह सलामत नहीं है। मुल्क के हुक्मरान और लोग बन गए हैं जो बजट भी पेश करना चाहते हैं, जो आवाम को रिलीफ देना भी जानते हैं, जो दलील के साथ बात भी करना चाहते हैं, जब वहां से वजीर खड़ा होता है, जब मुराद सईद खड़े होते हैं। आप पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज देखें, आप पीएमएलएन की लैंग्वेज देखें, मगर मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि मुराद सईद ने कभी गाली दी हो। जब अली अमीन गंडापुर खड़ा हो तो आप जरा दिया खान के मुंतखब नुमाइंदों को अपोजिशन से देखें वो किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। टीवी पे बैठ के एक ऑनरेबल प्रोग्राम में आके ऑनरेबल बन जाते हैं और आप खवातीन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो गालियां देती हैं। आप खवातीन के ऊपर हमले करें, आप खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, आप खवातीन को नोचें, आप खवातीन को मारें, आप खवातीन को जख्मी करें। आगे से खातून आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च नहीं कर सकती है। इतनी भी आपको बात चुभती है। इसको इसलिए ये बात चुभ रही है कि क्योंकि सुबह मैंने और मलिका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो लिहाजा इन्होंने इल्जाम लगा दिया। तो खुदा का वास्ता बर्दाश्त करना सीखिए और ये पीएमएलएन को इदराक होना चाहिए कि हम हुकूमत में हैं। जी आपको एक वीडियो क्लिप भेजा है, वो देख लीजिएगा, हम उसको ऑन एयर चला नहीं सकते। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जरताज गुल साहिबा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे बात भी करेंगे, लेकिन आज जो ईवान में पीटीआई ख़ातीन की जानिब से गालम गलोच की गई। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जरताज गुल साहबा दुरुस्त फरमा रही थी कि उन्होंने गाली दी थी जी, लेकिन ये कहना कि ख़वातीन का या पीटीआई का रवैया बड़ा मौजूद था, ये भी खिलाफ वाक़या जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। तो जकीर साहब की इंफॉर्मेशन गलत है और मेरे ख्याल से
हमने भी ये उनके इल्ज़ाम को दोहराया, तो हमें भी मदद करनी चाहिए मोहतरमा के साथ। जी बिल्कुल निज़ामी साहब, हमने तो बिल्कुल अगर उन्हें गराह गुजरी हम माजरत भी करते हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम जो है वो दस्तगीर साहब का था। इनफैक्ट ये कमल साहिबा ये जवेरिया साहिबा, इन दोनों में से किसी एक खातून ने, ये PTI की MNAs हैं, इन्होंने ये काम किया है। खैर निज़ामी साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है जी। जी हाँ, ये IMF ने मुश्किल डाल दी है। शौकत तरीन साहब ने उनकी रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया। वो कल इस पर बात भी की थी हमने कि उन्होंने जो ये फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान जब तक स्ट्रक्चरली ये अपने मसाइल नहीं हल करता, ये सर्कुलर डेट का बिलखसूस पावर सेक्टर के लॉसेस हैं वो, तब तक मामलात को आसानी से मानेंगे नहीं। और ये हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है शुरू से ये बजट की वो ख़राब हुई है उससे। और मतलब स्पेसिफिकली कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन वो बढ़ गई हैं। और अब इन्फ्लेशन का जो स्पिरल है वो चलेगा, कि वो 2 महीने तक तो ये मामला वैसे ही मौखर हो गया, तब तक मार्केट फोर्सेस अपना रंग दिखा चुकी हूँ। जी बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, ये पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब बिजली की कीमतें, उस पर भी एक अभाम है। कल वकार मसूद साहब कह रहे थे कि गर्दिशी कर्जे को लेके हम चाइना के साथ कोई बात कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। क्या इससे क्या मुराद लिया जाए? कोई नया कर्ज लेके चुकाया जाएगा या फिर कुछ और मुआहदा हो सकता है निज़ामी साहब? कोई नई अंडरस्टैंडिंग ही करेंगे तो होगा। अब चीन कब तक हमारी मदद करे, मुफ्त तेल भी ले उनसे उधार पे, फिर कहें कि जी हमें अब सर हमारी जो अपनी जो कोताहियाँ हैं और करप्शन है उसका शाह खजाना जो है वो चीन क्यों को अदा करेगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये हमारी हुकूमत जो है, बल्कि हुकूमतें पहले वाली भी, वो चाहती है कि IMF, चीन और वर्ल्ड बैंक और ADB, ये अदारे जो हैं हमारी जो पॉलिटिकल रिजल्ट है उनकी जो इनकॉम्पिटेंट है, हमारी जो चोरियां हो रही हैं बिजली के अंदर और पेट्रोल के अंदर भी जो मामला आते हैं, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जब तक हम अपने बेल्ट टाइटन नहीं करेंगे, दुनिया हमारी तरफ कब तक बेल आउट करेगी हमें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, अगेन बजट का सब्सटेंस जो पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसके अगर आपसे मैं गुजारिश करूं कि आपको बज़ाहिर 3 मुहर्रिकात क्या लगते हैं, या जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है इस सारे रोले का वो क्या हो सकता है, कुछ बताइएगा। ये सिंपलिस्टिक तो ये है कि शहबाज शरीफ को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो एक ऑल्टरनेट लीडरशिप के तौर पर उभर रहे हैं। और वो जो ये खुश हो रहे थे ना, ये फवाद चौधरी एंड कंपनी, बाकी कि जी ये इनके अपोजिशन को अपने मामला ठीक रखिए, रशीद भी, भैया आप खुश क्यों हो रहे हैं? आप को तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, वो उठाया नहीं, पर रनिंग कॉमेंट्री करते रहते हैं आप। अब बिलावल साहब जो हैं वो तकरीबन हर रोज़ तालमेल है, और आज तो उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली बात की है कि हम अपोजिशन के साथ हैं, यानी अपोजिशन लीडर के साथ हैं इस मामले में, ये जो बजट के मामलात में। तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अपोजिशन के लिए, और हुकूमत के लिए थोड़ा सा ज़रा सेटबैक है। अच्छा निज़ामी साहब, अगर ये उस वक्त सारे ओपोजिशन वाले रिज़ाइन कर देते या पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन वाली बात पे थोड़ी रिलक्टेंट ना होती, तो आज ये ओपोजिशन कुछ अपनी परफॉर्मेंस जो दिखाने के काबिल हुई है, क्या ये दिखा पाती? और इनडायरेक्टली आप नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब और बिलावल साहब के इस नुक्ते पे इत्तफाक कर लिया है कि इस्तीफ़े देना कोई अक्लमंदी नहीं है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये ठीक किया है। बिल्कुल, ये इस्तीफे देने का मतलब है आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड वाला मामला है। अगर आप है ही नहीं असेंबली में, आपका फोरम ही कोई नहीं रहा, जब असेंबली में इतनी ठुकाई हो रही है अपोजिशन की, तो बाहर उन्होंने कसर छोड़नी थी। बाकी रहा आपका सवाल है कि शहबाज शरीफ को टारगेट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ जो है वो इसलिए भी टारगेट हो रहे हैं कि वो लाइन ले रहे हैं जो
ये सब जो उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब कर सकती है। ये एक मसला तो ये है। दूसरी ये है कि इनके आपस के भाइयों के जो इख्तलाफ है अप्रोच पे, वो तकरीबन एक जैसी लगने लग पड़ी है। तो ये दोनों बातें हैं जो लगती हैं। और ये जो आखिरी चीज़ ये कि जो लोकल बॉडीज जो ये ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं आखिरी चंद, उसमें जो शिकस्त हुई है पंजाब में ख़ास तौर पे PTI को, उसका भी यह हसन है कि उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। जी निज़ामी साहब, फ़ारूक हबीब साहब ने कहा है कि जो मरियम नवाज़ ग्रुप है वही एक तरह से शहबाज शरीफ साहब को लेके जो है वो मज़ामत कर रहा था। आप समझते हैं कि अब ये मरियम नवाज़ ग्रुप एंड शहबाज शरीफ ग्रुप पिछले जो हम 1-1.5 हफ्ते से देख रहे हैं, ये अब कहानी मिट चुकी है, अभी तो एक ही नून लीग नज़र आ रही है? आपने खुद ही कह दिया नून लीग। ये नून लीग है, ना शीन लीग है, ना मीम लीग है। तो ये तो ऐसे चलेगा मामला। जो मियाँ नवाज शरीफ कहेंगे वही हरफ आखिर तो नहीं है, क्योंकि वो कन्विंस हो जाते हैं। जिस तरह उन्होंने शहबाज जो जा रहे थे भाईजान के पास लंदन, वो टेलीफोन पर तो बात नहीं हो सकती ना, इसी मामले में जा रहे थे कन्विंस करने के लिए। लेकिन PTI घबरा गई इस चीज़ से, हुकूमत के हाथ पर फूल गए कि शहबाज शरीफ जाके उनको अपनी लाइन पर ले आए, अपने ढप पे ले आए। इनके भी तो वहाँ बोल बैठे हुए, इनको पता लगता कि अंदर भी बातें क्या हो रही हैं। और फिर तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा निज़ामी साहब, ये कल वाले जो किस्त थी हंगामे की, इस पे हमने देखा कि शीरी मज़ारी साहिब हैं, वो भी जुमले कस रही हैं, चोर चोर कह रही हैं। मुराद सईद साहब की तो परफॉर्मेंस जो थी वो तो बड़ी ही आप कह लें कि अजीब व गरीब थी कि वो डेस्क के ऊपर ईवान के अंदर खड़े हो गए और फिर किताबें उन्होंने पै दर पै बरसाना शुरू कर दी। उनको तो बेदखल नहीं किया गया। इसकी क्या अब ये कुछ जानिबदारी नज़र आ रही है स्पीकर साहब की, या एक ही वज़ीर काफ़ी था, वो बाकी सब की परफॉर्मेंस का अजाला भी हो जाएगा, अली नवाज अवान सब कर देंगे? वो भी फुल फ्लैज वज़ीर नहीं है, SAPM है वो तो। हाँ, बाकी ये शीरी मज़ारी साहबा भी देखे ना, इससे साफ ज़ाहिर है कि ये नज़रियाती तौर पर शायद वो बिलीव ना करती हूँ उस चीज़ में। लेकिन ये हदायत है खान साहब की कि करो पै जाओ, और ये शुरू से कोई नई बात तो नहीं है। और आपको पता ही है जो हमारे मोहतरम वज़ीर कानून वज़ीर इत्तलात थे शिबली फराज, उनकी क्यों छुट्टी हुई है? कि इसीलिए छुट्टी हुई है ना कि वो अहमद फराज के बेटे होने के नाते एक हद तक ही जा सकते थे। शरीफ आदमी है, ये नहीं कि फवाद चौधरी साहब शरीफ आदमी नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी जो है उनको गिफ्ट ऑफ द गैप है, यानी कि वो ज़बान दराजी और ये PTI कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अगर जो वो खुद भी वो PTI कल्चर पे में है, पहले किसी और कई जमातें बदल के यहाँ हैं। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ये बता दें कि अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़ारी साहब बलोचिस्तान से अब पीपल्स पार्टी में शामिल होने का उन्होंने फ़ैसला किया है। अक्टूबर 2020 में उनकी राहें जुदा हुई थी नून लीग से। इतनी देर उन्होंने काफ़ी स्पेस के बाद अभी आए हैं, तो पीपल्स पार्टी इनके आने से बलोचिस्तान में थन होगी? और ये देखें ना, कादिर बलोच साहब तो रिटायर्ड जर्नल है, इनके आने से क्या पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं है। और ये ज़हरी साहब भी वो वहाँ नेशनलिस्ट जो हैं वो मैटर करते हैं ज़्यादा, जो इस वक्त इक़्तिदार के बाहर हैं। और ये जो अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन सरदार और ये लोग जो हैं दे रूल द रूस्ट, इनकी तो कोई दोनों की कोई ख़ास तौर पे अब्दुल कादिर बलोच शरीफ बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं, मैच्योर आदमी हैं। लेकिन उनका ये गिला भी दुरुस्त है कि उनको सोफत में नहीं शामिल किया गया ज़हरी साहब को, जो कि उनके सदर पार्टी के, जब वहाँ ये ये हुई है मुज़ाकरात जब हुए तो PDM के बनने के हवाले से। निज़ामी साहब, सनाउल्लाह ज़हरी जैसे कारकुन को खोना ज़ाहिर है नून लीग के लिए नुकसान तो है, लेकिन क्या उनकी कोई रिप्लेसमेंट भी है बलोचिस्तान में?
देखिए बात यह है कि ये चाहे इनकी, जो आपने अच्छा सवाल किया, चाहे इनकी कोई सफर रसूल हो या ना हो, या इलेक्ट्रोल एसिड, बाज़ नाम बड़े होते हैं, बाज़ किरदार बड़े होते हैं। तो ये देखें ना कि इनका नाम बना पर जरिए एक उसके कबीले के भी हिस्सा है, और जी ठीक है, बलोच साहब जो हैं वो काम आ सकते हैं। टाइम खत्म हो गया है निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया आपका निज़ामी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही।